नमस्कार, मैं मनु पवार। तो आखिरकार अंकिता भंडारी मर्डर केस की जांच को सीबीआई ने अपने हाथ में ले ही लिया है। सीबीआई ने इस मामले में एफआईआर दर्ज कर ली है। एफआईआर दिल्ली में दर्ज हुई है और जांच की औपचारिक शुरुआत के लिए सीबीआई से जुड़े कुछ लोग देहरादून भी पहुंच गए। लेकिन एक बात जो सबसे ज्यादा चौंकाने वाली है और वो ये कि जो पद्म भूषण से सम्मानित पर्यावरण कार्यकर्ता अनिल प्रकाश जोशी इस मामले में न तो पीड़ित पक्ष हैं, न अंकिता भंडारी के कोई रिश्तेदार हैं, न चश्मदीद हैं, न ही वो सरकारी गवाह हैं, न उन्होंने इस मर्डर केस को लेकर कोई सार्वजनिक बयान ही दिया है, न आज तक अंकिता को इंसाफ दिलाने के लिए कोई आवाज ही उन्होंने उठाई। उनकी एप्लीकेशन को आधार बनाकर सीबीआई ने वो एफआईआर दर्ज की है। आप जानते ही हैं कि इस केस में खुद धामी सरकार ने ही अनिल प्रकाश जोशी की रहस्यमयी तरीके से एंट्री करवाई थी। इसलिए जांच को लेकर लोगों के मन में पहले दिन से ही कई तरह की शंकाएं बैठ गई हैं। पब्लिक के गुस्से के दबाव में झुककर धामी सरकार इस मामले में उन रहस्यमयी वीआईपी की जांच सीबीआई से करवा तो रही है जिनके बारे में कहा जा रहा है कि वो उन्हीं की पार्टी से जुड़े हुए नेता हैं। तो क्या अनिल प्रकाश जोशी की एंट्री एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा है? वरना तो अंकिता भंडारी मर्डर केस में अनिल प्रकाश जोशी अब तक न 3 में थे न 13 में। वो अचानक एक मिस्ट्री की तरह आए और गुत्थी बनकर रह गए। उनकी मौजूदगी लोगों में कई तरह के संदेह पैदा कर रही है कि क्या वाकई पहाड़ की बेटी अंकिता भंडारी को पूरा न्याय मिल पाएगा? क्या वाकई उन रहस्यमयी वीआईपीज का पर्दाफाश हो पाएगा जिनकी खातिर महज 19 साल की पहाड़ की बेटी अंकिता भंडारी की बलि ले ली गई? बीजेपी के पूर्व विधायक सुरेश राठौर और उनकी कथित पत्नी उर्मिला सनावर की जो कॉल रिकॉर्डिंग सोशल मीडिया के जरिए आम पब्लिक तक पहुंची थी, उसमें वीआईपी के तौर पर बीजेपी के 2 बड़े नेताओं का नाम लिया गया था। ये सबने सुना है, देखा है। लेकिन सीबीआई की एफआईआर में उन वीआईपी को अज्ञात व्यक्ति कहा गया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि जांच की इस पूरी प्रक्रिया से अंकिता भंडारी के माता पिता को क्या एकदम अलग कर दिया गया है, जो इस हाई प्रोफाइल केस का पीड़ित पक्ष हैं, जिनकी बेटी को मारा गया है, जो सवा तीन साल से बेटी के इंसाफ की लड़ाई के लिए दर दर भटक रहे हैं, जो रेवेन्यू पुलिस से लेकर स्टेट पुलिस, लोकल पुलिस, कोर्ट, लोकल कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक इस लड़ाई को लड़ चुके हैं। अंकिता के माता पिता ने ही सबसे पहले इस मर्डर केस में किसी वीआईपी के बारे में खुलकर कहा था। एक नेता का तो नाम भी लिया था उन्होंने। वीआईपी को लाया हमारे सामने और हम देखते उस वीआईपी को, है ना? जी जी जी। तो यही नहीं, हमारा वीआईपी है ना, पता लगे कि कौन था भाई, किसकी वजह से ये सब चल रहा था वहाँ। हैरान की बात यह है कि उन्हें इस पूरी प्रक्रिया से लगभग बाहर कर दिया गया, ऐसा प्रतीत हो रहा है। अंकिता के माता पिता के बगैर उनकी बेटी के मर्डर केस की सीबीआई जांच का क्या तुक है भला? अंकिता के माता पिता ने मुख्यमंत्री से मिलकर जो अर्जी दी थी उसमें सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में सीबीआई जांच की मांग की गई थी। लेकिन इस केस के केंद्र में जब अंकिता के माता पिता ही नहीं रखे गए हैं तो सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में सीबीआई जांच वाली उनकी मांग कहां रखी जाती? तो इस तरह से देखें तो पीड़ित पक्ष तो इस जांच के केंद्र में नहीं दिख रहा है। अनिल प्रकाश जोशी क्या जाने पीर पराई। सबसे बड़ी बात तो यह है कि उन्हें किस हैसियत से इस मामले में पार्टी बनाया गया है, ये आज तक समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन ये बड़ा डेवलपमेंट है कि तमाम तरह की शंकाओं के बीच जोशी साहब की अर्जी पर ही अंकिता भंडारी मर्डर केस की सीबीआई जांच शुरू हो गई है। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि सीबीआई जांच 3.25 साल बाद शुरू हो रही है। उससे पहले तक खुद धामी सरकार सीबीआई जांच से बचती रही और हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक वो ये बात समझाने में कामयाब रही थी कि उसकी जांच सही दिशा में चल रही है। अब सीबीआई की जांच तब हो रही है जबकि इस बीच 3 आरोपियों, यानी जिस वरंतरा रिजॉर्ट में अंकिता भंडारी बतौर रिसेप्शनिस्ट काम कर रही थी उसका मालिक और बीजेपी नेता का बेटा पुलकित आर्य, उसका मैनेजर अंकित गुप्ता और सौरभ भास्कर, इन तीनों को निचली अदालत उम्र कैद की सजा सुना चुकी है। धामी सरकार ने इस केस की फास्ट सुनवाई सुनिश्चित करवाकर वाहवाही बटोरी थी। लेकिन इस मर्डर केस में वीआईपी को लेकर जो अनसुलझा रहस्य था
वो उन्हीं की पार्टी की चर्चाओं से किसी रोज उनके पूर्व विधायक की जुबानी बाहर निकलकर पब्लिक तक पहुंच गया। फिर पिछले दिनों किस तरह के प्रोटेस्ट हुए वो सब आप लोगों ने देखे ही हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि सीबीआई की जांच से क्या उम्मीद है। उम्मीद तो रखनी चाहिए, क्योंकि सीबीआई देश की सबसे बड़ी और सबसे प्रोफेशनल जांच एजेंसी मानी जाती है। लेकिन यह मामला थोड़ा अलग किस्म का है और इसमें खुद उस पार्टी के नेताओं की संलिप्तता के आरोप लग रहे हैं जो कि उत्तराखंड से लेकर केंद्र में सत्तासीन है। तो ऐसे में सीबीआई कितना कुछ खोद पाएगी ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन सबसे बड़ा जो चैलेंज है वो ये है कि इस मामले में जो सबूतों को नष्ट किया गया है उन्हें सीबीआई कैसे इस केस में वापस लाती है। जैसे उत्तराखंड पुलिस और एसआईटी ने न तो पुलकित आर्य का फोन बरामद किया और न ही वो पुलकित आर्य से ये उगलवा पाई कि उसने अंकिता को चीला नहर में धक्का देने के बाद उसका फोन कहां छिपाया या कहां नष्ट किया। इसके अलावा वरंतरा रिजॉर्ट में अंकिता के कमरे से सारे फिंगरप्रिंट्स के 2-3 दिन के भीतर ही मिटा दिए गए थे। सितंबर 2022 की बात बता रहा हूं। उसके बाद रिजॉर्ट पर बुलडोजर चलाने की जल्दबाजी भी दिखाई गई, वहां रहस्यमयी तरीके से आग भी लगाई गई। तो पता नहीं अब 3.25 साल के बाद सीबीआई उन अहम सबूतों पर कैसे काम करती है। लेकिन एक सवाल तो फिर भी कौंध रहा है कि अगर कल को सीबीआई जांच से भी कुछ हासिल नहीं हो पाता तो उस लड़ाई को आगे क्या अनिल प्रकाश जोशी लड़ेंगे, जिनका कि इस मामले से अब तक दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं रहा है और शायद आगे भी ना रहे। तब भी तो अंकिता के उन्हीं अभागे माँ पिता को अपनी बेटी के इंसाफ की वो लड़ाई लड़नी पड़ेगी। तो फिर उन्हें इस महत्वपूर्ण सीबीआई जांच का हिस्सा क्यों नहीं बनाया गया, उनकी अर्जी पे गौर क्यों नहीं किया गया। आपको इस मिस्ट्री के बारे में कुछ सूझ रहा हो तो कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइए। मुझे आपकी प्रतिक्रियाओं का इंतज़ार रहेगा और आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को लाइक करके आप दूसरों तक भी ज़रूर पहुंचाएं कृपया। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जल्द एक नई वीडियो के साथ हाजिर होता हूं, तब तक के लिए नमस्कार।